नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रसून। पड़ोसी मुल्कों में सैनिक सरकारों की आहट मिल चुकी है। जी हां, पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों मुल्कों में सैनिक शासन की आशंका अब सच्चाई का रूप लेने लगी है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल पर पदोन्नत करने पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि आसिम मुनीर को किंग की उपाधि दे दी जानी चाहिए। आपको बता दें कि इमरान खान ने आसिम मुनीर की पदोन्नति पर तंज कसते हुए कहा कि माशा अल्लाह, जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाया गया है। हालांकि स्पष्ट रूप से उन्हें किंग की उपाधि देना ज्यादा उपयुक्त होता, क्योंकि अभी देश में जंगल के कानून का राज है और जंगल में केवल एक राजा होता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल पर पदोन्नत किए जाने पर तीखी टिप्पणी की। जेल में बंद पूर्व पाकिस्तानी पीएम इमरान खान ने कहा कि जनरल आसिम मुनीर को खुद को फील्ड मार्शल की जगह किंग की उपाधि देनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में इस समय जंगल का कानून है। पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने इसी मंगलवार को 20 मई को जनरल मुनीर को फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत किया था, यानी प्रमोशन दिया था। वह पाकिस्तान के इतिहास में इस पद पर प्रमोशन पाने वाले दूसरे आर्मी चीफ हैं। इससे पहले पाकिस्तान में सैन्य तानाशाही की शुरुआत करने वाले जनरल अयूब खान ने खुद को फील्ड मार्शल के पद पर प्रमोशन खुद को दिया था। आसिम मुनीर पाकिस्तान के इतिहास में फील्ड मार्शल बनने वाले दूसरे सैन्य अधिकारी हैं। 1958 से 1969 तक पाकिस्तान के राष्ट्रपति रहे अयूब खान को देश के पहले फील्ड मार्शल होने का गौरव प्राप्त है। बता दें कि 1958 के तख्ता पलट और राष्ट्रपति बनने के बाद ये पद अयूब खान ने खुद को दे दिया था। अयूब खान ने इसके पीछे पाकिस्तानी सिविल सोसाइटीज की मंशा का हवाला दिया था। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का पद उन्होंने दिया है। इमरान खान ने शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली सरकार को नई दिल्ली की ओर से एक संभावित जवाबी हमले के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी है। उन्होंने अफसोस जताया कि पाकिस्तान एक ऐसा देश बन गया है जहां कानून सिर्फ कमजोरों पर लागू होता है, कभी ताकतवरों पर लागू नहीं होता है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने सेना या सरकार के साथ किसी भी तरह के डील या बातचीत की अटकलों को खारिज किया और उसे निराधार बताया। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान की सेना के साथ कोई डील नहीं हुई है, ना ही कोई बातचीत चल रही है। ये निराधार झूठ है। हालांकि इमरान खान ने पाकिस्तानी सेना को बातचीत का खुला निमंत्रण दिया। इमरान खान ने कहा कि देश बाहरी ताकतों, आतंकवाद में वृद्धि और आर्थिक संकट का सामना कर रही है। हमें एकजुट होना चाहिए। मैंने पहले कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, ना ही अब मांगूंगा। इमरान खान ने शहबाज शरीफ सरकार को भारत के एक और हमले के बारे में चेतावनी दी और कहा कि उन्हें ऐसी स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। भारत जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान में कानून केवल कमजोरों पर अपना जोर दिखाता है। इमरान ने कहा कि मौजूदा हालात दर्शाता है कि लोकतंत्र की मूल भावना को कुचला जा रहा है। जब आप यह संदेश देते हैं कि चोर जितना बड़ा होगा वह उतना ही ऊंचा पद पाएगा, तो आप न्याय को दफना देते हैं। जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को निशाने पर लिया और कहा कि एनएबी अभी भी राष्ट्रपति आसिफ जरदारी की बहन के खिलाफ कर्मचारियों के नाम पर पंजीकृत 5 अपार्टमेंट से जुड़ा मामला दर्ज किए हुए है। वह विदेश में है और कोई भी उनसे पूछताछ करने की जहमत नहीं उठा रहा है, न हिम्मत कर रहा है। पाकिस्तान के मौजूदा पीएम शहबाज शरीफ पर 22 अरब पाकिस्तानी रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप लगाया गया था, फिर भी उन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया। इमरान खान के इस बयान पर आसिम मुनीर की बेइज्जती के तौर पे देखा जा रहा है। पाकिस्तान में जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाया गया। यह फैसला पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को सत्ता से बाहर रखने के लिए सेना और सरकार का गठजोड़ माना जा रहा है।
इसी की रणनीति के हिस्से के तहत इमरान खान को जेल में डाला गया। आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाने के फैसले को केवल सैन्य सम्मान नहीं बल्कि सियासी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, जिसके जरिए सेना अब पाकिस्तान की असली मालिक बन गई है। सूत्रों के अनुसार यह प्रमोशन प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और जनरल मुनीर के बीच एक विशेष समझौते का हिस्सा है, जिसका मकसद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को सत्ता से दूर रखना है। इमरान की लोकप्रियता और जन समर्थन को देखते हुए सेना और सरकार मिलकर उन्हें राजनीति से अलग रखने के लिए हाइब्रिड शासन चला रहे हैं, जिसमें राजनीतिक फैसले सरकार लेती है लेकिन रक्षा और सुरक्षा से मामले सभी फैसले सेना के हाथ में होता है। जनरल मुनीर ने फील्ड मार्शल बनाए जाने के बाद उन्हें भविष्य में कोर्ट मार्शल जैसी कार्रवाई से भी संरक्षण मिल जाएगा। माना जा रहा है कि यदि ऑपरेशन सिंदूर जैसे सैन्य कार्रवाइयों पर सवाल उठते हैं तो यह प्रमोशन उन्हें किसी भी सजा से बचा सकता है। साथ ही यह कदम मुनीर और इमरान खान के बीच लंबे समय से चली आ रही तनातनी का एक हिस्सा है। वहीं पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान ने कहा कि बीते 3 सालों में पाकिस्तान का नैतिक और संवैधानिक ढांचा पूरी तरह से तबाह हो गया है। इमरान खान ने कहा कि मुझसे जुड़े तोशखाना केस का ऐसा मजाक बना कि दोबारा ट्रायल शुरू हुआ। जेल में कोर्ट की कार्रवाई पाकिस्तानी सेना के एक कर्नल की मर्जी से होती है। मेरी बहनों और वकीलों को कोर्ट में आने नहीं दिया जाता, साथियों को मुझसे मिलने नहीं दिया जाता, महीनों से बच्चों से बात नहीं करने दी गई, यहाँ तक कि मेरी किताबें और डॉक्टर तक नहीं पहुँचने दिए जा रहे हैं मेरे पास। ये सब कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन है। इमरान खान ने दावा किया कि उन्हें खबर मिली है कि खैबर पख्तूनवा में ड्रोन हमले किए जा रहे हैं। इमरान खान ने वहां की प्रांतीय सरकार को निर्देश दिए कि वह इन हमलों पर केंद्र सरकार से औपचारिक विरोध जताए और इन्हें तुरंत रोके। आपको बता दें कि यहाँ इमरान खान की पार्टी का शासन है। इमरान खान ने कहा कि ड्रोन हमलों में निर्दोष नागरिक मारे जा रहे हैं, जिससे आतंकवाद कम नहीं होता बल्कि और बढ़ता है। हमने सालों की मेहनत से अमेरिका के ड्रोन हमले बंद कराए। अगर आप वाकई आतंकवाद के खिलाफ हैं तो आपको अपने लोगों के घर पर बम गिराना बंद करना चाहिए। आपको बता दें कि आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की सरकार की सबसे बड़ी चुनौती इमरान खान ही है। अगर इमरान कभी भी जेल से बाहर आते हैं तो दोनों के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। लिहाजा दोनों मिलकर ही इमरान खान को जेल में बंद कर अपनी सियासी पारी को आसान कर लिया है। केवल पाकिस्तान ही नहीं, भारत के एक और पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में भी सेना के शासन का खतरा मंडराने लगा है। असल में बांग्लादेश की सेना वहां की यूनिट सरकार के देश बांटने वाली कोशिशों से बेहद नाराज है। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार और सेना के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है। सेना प्रमुख चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ CAS वकार उज जमान ने हाल में ही आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में अंतरिम सरकार पर यानी यूनुस सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। बांग्लादेश सेना प्रमुख ने उन खबरों पर ऐतराज जताया जिसमें कहा जा रहा था कि मोहम्मद यूनुस सरकार अमेरिका के प्रभाव में बांग्लादेश के कुछ हिस्सों को आज़ाद करने के पक्ष में है। विशेष रूप से ब्लडी कॉरिडोर देने की धारणा को बांग्लादेश के सेना प्रमुख ने पूरी तरीके से नकार दिया। इसे राष्ट्रीय एकता और स्थिरता के लिए खतरा बताया। बांग्लादेश की सेना के प्रमुख वकार उज जमान ने अंतरिम सरकार को दिसंबर 2025 तक आम चुनाव कराने की चेतावनी दी है। बांग्लादेश के सेना प्रमुख वकार ने स्पष्ट किया कि केवल जनता द्वारा चुनी गई सरकार को ही बांग्लादेश का भविष्य तय करने का अधिकार है, न कि एक गैर निर्वाचित प्रशासन को। शेख हसीना के सत्ता छोड़ने के बाद बांग्लादेश पहले ही राजनीतिक अस्थिरता का सामना कर रहा है। सेना की यह चेतावनी और चुनाव कराने की मांग यूनुस सरकार के लिए एक निर्णायक चुनौती बन सकती है। इसी बीच कट्टरपंथियों के दुलारे देश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने इस्तीफे की धमकी दी है। इस बीच राजधानी ढाका में एक बार फिर हिंसक प्रदर्शनों का दौर शुरू होने की आशंका जताई जा रही है। पड़ोसी मुल्कों में सैनिक सरकारों की आहट के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हरिमोहन कौशिक जी, रणनीतिक विशेषज्ञ स्ट्रेटेजिक, और करोड़ी सिंह जी, विदेशी मामलों के जानकार। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल करोड़ी सिंह जी आपसे, क्या आसिम मुनीर का फील्ड मार्शल बनना पाकिस्तान में आतंकवाद और तानाशाही को बढ़ावा देना है,
जो कि अमेरिका के सह पे हो रहा है। जी देखिए, ये एक सवाल नहीं, आपने दो सवाल पूछ लिए हैं। पहला सवाल तो ये है कि जो मुनीर को फील्ड मार्शल बनाया है वो क्या आतंकवाद को बढ़ावा देगा, और दूसरा अमेरिका के रोल के संबंध में है। देखिए, जहां तक आतंकवाद का सवाल है, पाकिस्तान में दो तरह का आतंकवाद हो रहा है। एक तो भारत विरोधी जो आतंकवाद है उसका सेना के साथ गठबंधन है, जैसे लश्कर ए तैयबा है, जैसे मोहम्मद है, हिजबुल मुजाहिदीन है। दूसरा, पाकिस्तान के जो बलूचिस्तान और पख्तूनिस्तान है वहाँ जन आंदोलन है, और उन जन आंदोलन को सेना कुचल रही है, इसलिए वहाँ वो हिंसक गतिविधियां हो रही हैं। उसको भी पाकिस्तान अपने तरीके से आतंकवाद कहता है। तो जो उधर का आतंकवाद है वो पाकिस्तान उसके बहाने ये कहता है कि मेरे यहाँ आतंकवाद हो रहा है, और उसको भारत अप्रत्यक्ष रूप से अफगानिस्तान के थ्रू समर्थन कर रहा है। और जो इधर है वो सेना के साथ गठबंधन में है। तो ये गठबंधन में सेना है, तो अब जो सिविलियन गवर्नमेंट है उसको कंट्रोल करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद में सेना ने अपना अपर हैंड दिखा दिया है। क्योंकि पहले सिविलियन गवर्नमेंट थी और पाकिस्तान का जो जनमानस था वो ये चाहता था कि सेना की भूमिका कम हो, जो इस्लामिक आतंकवादी हैं उनकी भूमिका कम हो। ये पिछले चुनाव में भी उभर कर सामने आई कि 3% के से भी कम वोट आए जो इस्लाम वाली पार्टियां थी। लेकिन अब जब ऑपरेशन सिंदूर हो गया तो फिर से सेना और आतंकवादी और जो इस्लामिक अतिवादी शक्तियां हैं वो सिविलियन गवर्नमेंट पे, वहां की जमहूरियत पे हावी हो गई है। तो ऐसी स्थिति में ये सेना जिस तरह से वो प्रभावी हो रही है जिस तरीके से। जी हाँ, तो जो हमारे पहले जो वहां के प्राइम मिनिस्टर थे जिनको जेल में डालने का काम सेना ने किया, लेकिन मुनीर को पहले से आभास हो गया था कि भारत एक कार्यवाही कर सकता है, इसलिए 4-5 सीनियर ऑफिसर्स को, मिलिट्री के सीनियर ऑफिसर्स को जो रिटायर हो चुके हैं उनको इमरान खान से मिलने के लिए जेल भेजा, और जेल भी कोर्ट की परमिशन लेके गए, क्योंकि नहीं तो ये कहेंगे कि ये ऑफिसर्स क्यों मिल रहे हैं, गलत संदेश जाता। तो कोर्ट से परमिशन लेके मिलने गए और इमरान खान के साथ मुनीर ने एक समझौता करने की कोशिश की, जिससे अभी जो सिविलियन गवर्नमेंट है उसको और कमजोर किया जा सके। लेकिन वो मुनीर के साथ इमरान खान समझौता करने के लिए शायद तैयार नहीं हुए हैं, जो अभी वो स्पष्ट कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान में सेना फिर से वहां के जमहूरियत पे हावी हो रही है, जमहूरियत पे हावी हो रही है, आतंकवाद को बढ़ावा दे रही है, तानाशाही को बढ़ावा दे रही है। अब एक और सवाल है इसी से जुड़ा कि अमेरिका की सह पे हो रहा है कि उसकी मंजूरी के बिना हो रहा है, बड़ा सवाल है करोड़ी सिंह जी। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, अमेरिका की सह पे हो रहा है, और ट्रंप जूनियर ऑलरेडी पाकिस्तान विजिट कर चुके हैं, और अमेरिका अब जिस तरह की रुचि ले रहा है वो अपने आर्थिक हितों को लेके बहुत ज्यादा रुचि ले रहा है। पाकिस्तान में चाइना का प्रभाव बढ़ रहा है, इसलिए चाइना को कंटेन करना एक एडिशनल चीज हो गई अमेरिका के लिए। तो अब पाकिस्तान क्या अमेरिका से एक गठबंधन कर रहा है कि बलूचिस्तान में जो मिनरल्स हैं, विशेष रूप से तांबा है, सोना है, वो अमेरिका को देने को तैयार हो जाएगा, और उससे अमेरिका फिर बीएलओ वो जो बलूचिस्तान फोर्स है उसको कंटेन करने में मदद करेगा। और दूसरा, चाइना अननेसेसरी ज्यादा दबाव नहीं बनाए पाकिस्तान पे, उसको भी न्यूट्रलाइज करेगा, और अमेरिका का हित ये होगा कि उनको मिनरल्स। करोड़ी सिंह जी, जो अभी देखने में समझ में आ रहा है, चाइना का दखल साउथ एशिया में बहुत बढ़ चुका है, और इस हद तक बढ़ चुका है कि लोग कह रहे हैं, वहां के प्रशासन के लोग कह रहे हैं कि अमेरिका की अनदेखी चीन को रणनीतिक बढ़त दिला रही है। हरिमोहन कौशिक जी, इस बयान पे आप कहां तक एग्री करते हैं? आप आवाज अपनी अनम्यूट कर लीजिए। अब आवाज आ रही है? जी जी, आवाज आ रही है जी। यस। तो सर, एक्चुअली मेरा मानना ये है कि चाइना का इन्फ्लुएंस ना सिर्फ साउथ एशिया में
बल्कि पूरी दुनिया के अंदर बढ़ता जा रहा है, चाहे हम उसे किसी भी फॉर्मेट में देखने की कोशिश करें। हम किसी भी तरीके से देखेंगे तो हमारे को वो दिखाई दे रहा है। वही चीज हम यहाँ देखेंगे कि चाइना जिस तरीके से साउथ एशिया में अपना इन्फ्लुएंस लगातार बढ़ाता जा रहा है, पाकिस्तान उसका बेस्ट एग्जांपल इसलिए, और खासकर पाकिस्तान को मैं इस तरीके से देखता हूं कि यहाँ पर चाइना जो है वो अमेरिका को रिप्लेस कर रहा है। भाई नेपाल में इंडिया वर्सेस चाइना चल रहा है, बांग्लादेश में भी काफी हद तक इंडिया, चाइना, रशिया सब मौजूद है, भूटान के अंदर इंडिया वर्सेस चाइना चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान इकलौता ऐसा देश है साउथ एशिया में जहां पर चाइना वर्सेस अमेरिका एक ओपन फाइट की फॉर्म में है, जिसमें अच्छा मजे की बात यह है जिसमें ये दोनों चाहते हैं कि इंडिया को कैसे भी करके कंटेन करके रखा जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि इंडिया को कंटेन करके रखने के लिए, इंडिया को रोक के रखने के लिए कई जगह पर चाइना, अमेरिका एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होते हुए नजर भी आते हैं और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान को बनाए रखें। लेकिन पाकिस्तान में अपना इन्फ्लुएंस बनाए रखने के लिए वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि एक दूसरे को धक्का देके पाकिस्तान से बाहर निकाल दें। ये एक अजीब सी ट्रायंगुलर फाइट वहां पर नजर आ रही है, जिसमें इंडिया को रोकने के लिए वो दोनों एक साथ आ रहे हैं और पाकिस्तान आपस में भी एक दूसरे को बाहर खदेड़ने की पूरी। हरिमोहन कौशिक जी, ट्रंप की जो रणनीति रही है कि हम सीधे युद्ध में इन्वॉल्व नहीं होंगे, बाहर से ही जो करना होगा करेंगे, यानी रणनीतिक रूप से वह जो भी कर पा रहा है, लेकिन डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखा रहा है, जिसके कारण से यह साफ तौर पे कहा जा रहा है कि अमेरिका की यही अनदेखी आने वाले समय में साउथ एशिया में, खासकर भारत वाले रीजन में, अमेरिका को बहुत भारी पड़ने वाला है। जब चीन की बढ़त बन जाएगी और भारत के साथ आज नहीं तो कल किसी न किसी लेवल पे एक समझौता हो जाएगा, तो शायद अमेरिका इस पूरे क्षेत्र से आउट हो जाए। इस संभावना पे आप क्या सोचते हैं? सर, इसे अगर मैं अमेरिका में खड़े होकर देखूं जी, तो अमेरिका एक गिरती हुई पावर। मेरे से सवाल पूछा सर? जी जी जी। सर, तो अमेरिका के अंदर खड़ा होकर अगर मैं देखूं एज एन अमेरिकन एक्सपर्ट, तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि अमेरिका इस समय पर एक डिक्लाइनिंग सुपर पावर है। डॉलर का इन्फ्लुएंस कम हो रहा है, मिलिट्री की पावर्स कम हो रही है, क्रिटिकल जो टेक्नोलॉजीज हैं 64 उनमें से 58-59 पर चाइना डोमिनेट कर चुका है, क्रिटिकल मिनरल्स जो है उसके अंदर चाइना डोमिनेट कर चुका है। दुनिया की इकोनॉमी के ऊपर जो अमेरिका की पकड़ थी सर, वो खत्म हो चुकी है। वो उस लेवल पर नहीं है या उतनी ज्यादा मजबूत नहीं है जितना किसी टाइम पर हुआ करती थी। ये एक गिरती हुई, कमजोर होती हुई सुपर पावर है और यही रीजन है कि आज के दिन अमेरिका अपने अंदर जो बेरोजगारी और एक जैसे कहते हैं कि बहुत, तो क्या मान लिया जाए कि साउथ एशिया से अमेरिका अपने आप को आउट कर चुका है? सर, समेट रहा है, आउट कर नहीं चुका लेकिन हाँ समेट रहा है। अपने रिसोर्सेज जो पहले वो बहुत ताकतवर तरीके से आगे बढ़ाता था उनको काफी हद तक कम कर रहा है और अब वो सिर्फ और सिर्फ मैन्युपुलेटिव गेम्स खेल रहा है। हरिमोहन कौशिक जी बेहद अहम बात कर रहे हैं। करोड़ी सिंह जी वह कह रहे हैं कि अमेरिका अपने आप को समेट रहा है। बांग्लादेश की बात करें, वहां भी सैनिक शासन की आहट आ रही है। सैनिक शासन कह रहा है, जो सेना प्रमुख है बांग्लादेश के वकार, वह कह रहे हैं कि जो ब्लडी कॉरिडोर बनाया जा रहा है, हालांकि इस ब्लडी कॉरिडोर के बारे में कहा जा रहा है कि यूनाइटेड नेशन ने एक गलियारा मांगा है जहां रखाइन प्रांत के लोगों तक एक सेफ पैसेज बनाया जा सके, जबकि बांग्लादेश की सेना का और इस एरिया के सभी देशों का मानना है कि ये फ्री जोन अगर बनता है तो यह उसी तरह का इलाका होगा जिस तरह की मांग अमेरिका एक क्रिश्चियन देश के तौर पे कर रहा था। एक बार फ्री पैसेज देते हैं तो आपकी संवैधानिक संकट पैदा हो जाएगा। ये बात हम नहीं, बांग्लादेश के सेना प्रमुख वकार कह रहे हैं। कह रहे हैं कि आप सीधे चुनाव कराइए यूनुस सरकार से, नहीं तो आप सत्ता से हटिए। अब करोड़ी सिंह जी, बड़ा सवाल है कि अमेरिका क्या यूनाइटेड नेशन के जरिए अपनी दखल वहां बनाना चाहता है और यह कितना बड़ा रिस्क होगा साउथ एशिया के लिए? करोड़ी सिंह जी देखिए प्रसून जी, अमेरिका संयुक्त राष्ट्र संघ के थ्रू अपना प्रभाव नहीं जमाना चाहता है, क्योंकि अमेरिका का जो दृष्टिकोण है वो संयुक्त राष्ट्र संघ को कमजोर करने का है, मजबूत करने का नहीं है जी। जितनी भी एजेंसियां हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की या जो कलेक्टिव डिसीजन है ग्लोबल कम्युनिटी की,
उनके सबको वो डिनाउंस कर रहा है। तो अमेरिका संयुक्त राष्ट्र संघ को मजबूत तो करना ही नहीं चाहता। मैं अपने को पैनलिस्ट की बात को अगर आगे बढ़ाऊं कौशिक जी को, तो देखिए आज तक दुनिया में कभी भी दो सुपर पावर डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में नहीं आए हैं, अपनी जमीन पे कोई जंग नहीं लड़ा है। और जब सुपर पावर्स ने अपनी जमीन पे जंग लड़ा है, सुपर पावर खत्म हुए हैं। जब यूरोसेंट्रिक वर्ल्ड था, यूरोपियन पावर थे, उन्होंने अपनी जमीन पे युद्ध लड़ा, खत्म हो गए हैं। अमेरिका ने आज तक अपनी जमीन पे युद्ध नहीं लड़ा है, दूसरों को लड़ा रहे हैं अपना इंटरेस्ट पूरा करने के लिए। अब चाइना एमर्ज हो रहा, तो चाइना भी प्रत्यक्ष रूप से किसी से भी लड़ाई नहीं लड़ना चाहता, उसको प्रिवेंट करना चाहता है। तो अमेरिका और चाइना में कोई डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं होगा, लेकिन दुनिया में वो बहुत से देशों में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाते रहेंगे और इन्फ्लुएंस बढ़ाने के साथ साथ उनको लड़वाते रहेंगे और अपना इंटरेस्ट पूरा करते रहेंगे। और वही बात वो पाकिस्तान और जो साउथ एशिया है इसमें वो करना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका, ये शायद ट्रम्प रियलाइज कर रहा है कि अमेरिका एक डिक्लाइनिंग पावर है। आज अमेरिका की सुपीरियोरिटी दो चीजों में है, सेना में और टेक्नोलॉजी में। बाकी में अमेरिका का डिक्लाइन हो रहा है और इसीलिए ट्रम्प ने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन है, उसके जो नए कंपोनेंट ऐड किए हैं वो है कि दुनिया के मिनरल्स पे कंट्रोल करना, अमेरिका को मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाना, अमेरिकन कंपनीज को सबको वापस लाना, दुनिया की एनर्जी पे कंट्रोल करना, खुद के यहाँ एनर्जी का प्रोडक्शन बढ़ाना। और इसके साथ साथ जो डॉलर इतना कमजोर हो गया है उसको फिर से मजबूत करने के लिए ये कहना कि जो ग्लोबल साउथ के संगठन है ब्रिक्स जैसे, उनको बिल्कुल खत्म किया जाए और उसके लिए भारत को वो अपना सहयोगी बनाना चाहते हैं। लेकिन भारत मजबूत हो उतनी मदद भी नहीं करना चाहते। तो ट्रम्प ये तो रियलाइज कर रहे हैं कि अमेरिका डिक्लाइनिंग पावर है, उसको ग्रेट बनाना है, लेकिन जो चाइना की चुनौती है उसको वो काउंटर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि चलिए नहीं कर पा रहे हैं। एक बड़ा सवाल होता है जो करोड़ी सिंह जी कह रहे हैं, अगर हम सरल शब्दों में बोले तो क्या इसे अमेरिका की मक्कारी माना जाए हरिमोहन कौशिक जी? सर एक्चुअली ये नेचर ऑफ सुपर पावर होता है, मक्कारी तो खैर क्या, नेचर ऑफ सुपर पावर ये है कि कैसे भी करके एक ट्रैप पे अमेरिका इस टाइम पर फंसा हुआ है। अगर वो चाइना को कमजोर कर रहा है तो उसमें खुद में इतनी ताकत नहीं है कि वो चाइना को अकेले कमजोर। हरिमोहन कौशिक जी इसी बात पे रोकना चाहूंगा कि वह कमजोर कहाँ कर रहा है, वह तो अपना दखल ही कम करता जा रहा है। न अमेरिका पाकिस्तान के लिए कुछ कह रहा है, न किसी के लिए कह रहा है, अपने बेटे को भेज देता है, कुछ सौदा में हो जाता है पाकिस्तान में, पाकिस्तान के पक्ष में बयान दे देता है। वहां के आप समझिए दक्षिण अफ्रीका का एक राष्ट्रपति आता है, वह उनके ऊपर तंज कस के मीडिया के सामने कह के जाता है मेरे पास आपको देने के लिए प्लेन नहीं है। यानी अभी अमेरिका का और खासकर ट्रम्प का फोकस पूरी तरीके से ट्रेड पे है, यानी उनको वॉर से कोई मतलब नहीं है, दो देश लड़े मरे भिड़े उससे उनको कोई मतलब नहीं है। बांग्लादेश की भी बात की जाए तो वह डायरेक्ट नहीं आ रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के जरिए रखाइन प्रांत कॉरिडोर प्रस्ताव रखते हैं, कहते हैं फ्री जोन बना दीजिए ताकि वहां से सारी सप्लाई हो सके। असल में तो लोग कह रहे हैं कि इसमें अगर ये बनता है कॉरिडोर तो इसमें म्यांमार वाला हिस्सा भी शामिल हो जाएगा, हो सकता है कि भारत का मिजोरम वाला कुछ हिस्सा शामिल हो जाए, बांग्लादेश का बड़ा हिस्सा जाएगा। अब ऐसी स्थिति परिस्थिति में अमेरिका ने अलग ईसाई देश बनाने वाली जो टैक्टिस थी उसको कान इधर से न पकड़ के दूसरी तरफ से पकड़ रहा है और बांग्लादेश की सेना ये समझ रही है। दुर्भाग्य ये है कि यूनुस सरकार के विदेश मामलों के जो सलाहकार हैं तौहीद हुसैन, उन्होंने मान लिया कि यहाँ ठीक है, इस बात पे हम सहमत जता देते हैं, वो भी तब जब सेना की सहमति नहीं है। अमेरिका ने अपने 4-5 लोगों को भेजा भी कि सेना को समझाइए, सेना नहीं समझी। अब अमेरिका के लिए यह कितनी बड़ी चुनौती होगी और हरिमोहन जी आप ही से समझना चाहेंगे इस कॉरिडोर का क्या महत्व है अमेरिका के लिए, क्या करना चाहता है इस कॉरिडोर के जरिए अमेरिका? पर ये जो पर्टिकुलर कॉरिडोर है जिसकी हम बात कर रहे हैं इस टाइम पर, वो असलियत में दो सुपर पावर्स के जंक्शन के ऊपर दिखाई दे रहा है। उभरती हुई एक उभर चुकी है चाइना, दूसरी उभरती हुई सुपर पावर है इंडिया। अगर हम यहाँ देखें तो अमेरिका ने बहुत ही स्मार्ट प्ले करते हुए जो क्रिश्चियन स्टेट डेवलप करने की बात की थी और बांग्लादेश को डिस्टर्ब करने की बात की, सर बांग्लादेश एक ऐसा प्लेस बन चुका है जो
भारत के जिसे कहते हैं ना में या मतलब हमारे आर्म्स के नीचे एक ऐसा हाल हो चुका है जो इस टाइम जल रहा है और वो हॉस्टाइल स्टेट बन चुका है इंडिया का। लेकिन वहीं अगर हम देखें तो कुनमिंग से लेकर सितवे पोर्ट तक, अगर मैं सही से याद कर पा रहा हूं, तो एक ट्रांस म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर डेवलप करने की चाइना कोशिश कर रहा था, यानी बे ऑफ बंगाल से सीधा इंटरनल पार्ट्स ऑफ चाइना तक उसकी रेलवे लाइन और दूसरी सप्लाई लाइंस मेंटेन रहे। जैसे ही रखाइन प्रांत जो है वो जलेगा, वहां चाइना की वो पूरा का पूरा सितवे पोर्ट वाला इलाका पूरे का पूरा जल उठेगा और वो पूरा मार्ग जो जो रास्ता है, रूट है, वो ब्लॉक हो जाएगा। ये अमेरिका की एक पॉलिसी है जिसे इंडिया और पॉसिबली चाइना बहुत अच्छे तरीके से समझ रही है। तो यहाँ कहना कि अमेरिका यहाँ से पीछे हट चुका है, सर यूनिस की यहाँ प्रेजेंस, यूनिस गवर्नमेंट की यहाँ प्रेजेंस, बांग्लादेश की आर्मी की एक और बड़ा, आपने बेहद अहम बात बताई हरिमोहन कौशिक जी। एक और बड़ा सवाल है, बांग्लादेश की सेना साफ तौर पे इस बात को घुमा फिरा के कह रही है रखाइन प्रांत तक मानवीय सहायता पहुंचाने का जो प्रस्तावित गलियारा है, जो चटगांव से लेकर म्यांमार के रखाइन राज्य तक जाता है, जिसका उद्देश्य जो संयुक्त राष्ट्र संघ बता रहा है कि गृह युद्ध और भूकंप से प्रभावित म्यांमार के वासियों को राहत पहुंचाना है, असल में म्यांमार के साथ बांग्लादेश को गृह युद्ध में लपेटने की कोशिश है और बांग्लादेश की सेना इसे रेड लाइन कहती है। वह जान रही है कि एक अलग स्टेट की स्थापना हो रही है। क्या बांग्लादेश की सेना भी अमेरिका से प्रभावित है, सच्चाई को स्वीकार करने में डर रही है? तो सेना बांग्लादेश की बहुत कमजोर है, म्यांमार की सेना से थोड़ी सी ताकतवर है, लेकिन सब 40,000 के आसपास की सेना है, बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं भी नहीं, और अगर किसी भी तरीके का कोई डिस्टरबेंस क्रिएट होता है तो उसके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं भी, जिस वजह से वो अपनी कैपेसिटी को जानते हुए, अपनी कैलिबर को जानते हुए वो ये समझ रही है कि वो रिबेलियंस के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगी। लेकिन प्रॉब्लम उसकी वहां जो चल रही है इस टाइम पर, उससे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स बांग्लादेश के अंदर जिस तरीके से रेडिकलिज्म बढ़ रहा है, और वो रेडिकलिज्म बड़ा खतरनाक बन रहा है बांग्लादेश की सेना की, वो सबसे बड़ी समस्या है। ये सबसे बड़ी समस्या, यही चीज मैंने करोड़ी सिंह जी से भी पूछी और आपसे भी पूछी। इसका मतलब साफ है कि अमेरिका की वास्तव में जो दक्षिण एशिया को लेकर रणनीति अनदेखी है, रणनीति अनदेखी, वह अमेरिका को आने वाले समय में बहुत भारी पड़ेगी। शायद उसकी कीमत साउथ एशिया के सभी देशों को चुकानी पड़े। फिलहाल इस चर्चा में आप दोनों आए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।